तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि स्पेशली अल्बर्टा के अंदर जो है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 6 तक कुछ जो करिकुलम है, ख़ास तौर से सोशल स्टडीज़ का, उसमें जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हवाले से जो है वो मामलात ज़ेर बहस आए और उसके अंदर ये बात महसूस की गई पेरेंट्स की तरफ से कि जनाब उनके बच्चों को उनकी सवाबदीद के बगैर या उनकी अथॉरिटी या उनकी रिकमेंडेशन के बगैर उनके बच्चों को बगैर बताए तालीम दी जा रही है। तो ये कैंपेन लॉन्च की गई और इसके तहत पिछले वीक में पूरे कनाडा भर में एक बहुत बड़े मिलियन मार्च नाम की कैंपेन का आगाज़ किया गया। कैलगरी के अंदर भी जो है ये बात भारत तयशुदा है कि जो बच्चों की जो एजुकेशन का जो इख्तियार है वो पेरेंट्स के पास होना चाहिए, उनकी चॉइस होनी चाहिए। जो यहाँ की मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है पॉपुलेशन है वो भी, उनको भी एतराज़ात हैं, उनको भी इस तरह की है कि इतनी अर्ली एज के अंदर तो ये नहीं कि एजुकेशन कैसे दी जा रही है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये किंडरगार्टन टू ग्रेड 6 तक की एजुकेशन जो है कि बहुत प्री मेच्योर एज है स्टूडेंट्स के लिए, उनको सारी मालूमात बाहम पहुँचाई जा रही है और स्कूल के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रही है सारी इंफॉर्मेशन। तो बच्चों का जहन इस काबिल नहीं होता। अगर ये बड़ी क्लासेस के अंदर होता तो फिर तो कुछ समझ में बात आती है। तो 6 के बाद ठीक है, मतलब 6 के बाद वो ये वालदेन का ये महसूस करना है कि ये टू अर्ली है कि आप ग्रेड 6 के अंदर जो है वो किताबें, वो चीज़ें जो ग्रेड 12 में या ग्रेड 10 में पढ़नी चाहिए। आप ये बताएं कि सेक्स एजुकेशन की क्या सही एज है? और आप ये देखें कि यहाँ की जो भी सियासी जमातें हैं, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भी जो है ना ऐसा मिला जुला बयान दिया है कि वो दोनों को बैलेंस कर रहेगा। चीज़ें घर से शुरू नहीं होती। क्या ये सब चीज़ों को हमें करिकुलम में नहीं डालना चाहिए कि माँ-बाप की, पेरेंट्स की इज़्ज़त होनी चाहिए, या बच्चों को हमारे अपने पर्सनल झगड़ों से दूर रखना चाहिए, या अगर मियाँ-बीवी एक-दूसरे से खुश नहीं है, डाइवोर्स ले रहे हैं, तो बच्चों के क्या इख्तियार होने चाहिए, ये सब भी करिकुलम में डालना चाहिए फिर? ये कवानीन होने चाहिए और देखें जब हमें आपको या जिसको भी टिकट मिलता है या खिलाफ वर्जी करता है तो वो उसको सारी ज़िंदगी याद रखता है, उससे सीखता है, कोशिश करता है कि अगली दफ़ा उससे वो गलती ना हो। नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। आज जो हम टॉपिक्स आपके साथ लेकर आए हैं, वो हम रेडियो पे भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ-साथ इस माध्यम के थ्रू भी आप तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बहुत प्रोमिनेंट हमारे शहर के जर्नलिस्ट शकील अहमद साहब। तो वो और हम मिलकर एक प्रोग्राम करते हैं एवरी 15 डेज़, जो कि होता है साउथ एशियन राउंड अप, जो कि आप 94.7 एफएम पे हमारे रेडियो सुरसंगम पे सुनते हैं। लेकिन आज हम कैलगरी फोकस के थ्रू भी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। कैलगरी शहर में और ऑल ओवर कनाडा में कुछ दिनों से अनरेस्ट चल रहा है और काफ़ी सेंसिटिव मुद्दों पर प्रोटेस्ट हुए और काफ़ी सेंसिटिव मुद्दों पर कुछ इल्ज़ाम तो गवर्नमेंट ने एक दूसरे पर लगाए, जो कि एक बहुत संजीदा और बहुत मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उस टॉपिक पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि अगेन being a very sensitive topic, we don't want to say something which can be very harmful or it can hurt someone who is listening to us. लेकिन हमारी तरफ से यही गुजारिश है कि आप अपनी जो संयम है उसको बनाए रखें, पीस और हार्मनी बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पूरे कनाडा के लिए। शकील अहमद साहब काफ़ी सालों से यहाँ पर एक न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, कैनेडियन टाइम्स के नाम से जाना जाता है उर्दू के अंदर, और इज़ अ प्रोमिनेंट नेम इन जर्नलिज्म। और ये मिलकर स्वागत करते हैं और उनके साथ बातचीत को जारी रखते हैं। शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे जी, प्रोग्राम में। शुक्रिया अमर साहब आपका। एक बार फिर हम जो है इस बार हम टीवी के थ्रू जो है अपने नाज़रीन से और हाज़रीन से मुखातिब हैं जी और ये कि आज हम कुछ डिस्कस करेंगे वो मामलात जो हमारे सूबे से रिलेटेड हैं और जो हमारे मुल्क से रिलेटेड हैं, जी उन पे हम करेंगे गुफ्तगू। जी। तो बिल्कुल। तो शुक्रिया एक बार फिर से, और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही संजीदा टॉपिक से जो कि हटके है, जिसकी मैंने बात की। वो एक प्रोटेस्ट अभी अ, इस लास्ट वीक में कैलगरी में देखा गया, ऑल ओवर कनाडा बल्कि देखा गया, जो कह रहे हैं लोग, स्पेशली कि
ऑल ओवर कनाडा इसका आप प्रोटेस्ट करें, वो है कि लीव आवर किड्स अलोन। वो एक उन्होंने टैगलाइन दिया और लोगों ने ये बोला है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं सेक्स को लेकर, फॉर एग्जांपल जो कि बहुत ही यंग एज में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं यहाँ की स्कूल के अंदर, और वो नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें कई फोटोग्राफ्स हैं या कई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किताबों में हैं, करिकुलम की किताबों में हैं, जो हटाई देनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा पेरेंट्स ने लेकर आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। प्लीज़ आप अपने विचार बताएं। देखिए, ये जो है पूरे कनाडा के अंदर जो है एक जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम कहें कि एक प्लेटफॉर्म उन्होंने जमा किया और उसका नाम रखा है लीव आवर किड्स अलोन। और इसको बनाने का मकसद ये था कि वो सारी LGBT ग्रुप्स जो अपनी सेक्स एजुकेशन के हवाले से जो है उनका अपना एक नुक्ता नज़र था और वो चाहते थे कि जनाब उनके नुक्ता नज़र को तस्लीम किया जाए। लेकिन ये जो लीव आवर किड्स अलोन जो कैंपेन शुरू की गई है, उसका मकसद ये था कि हम आपके मामलात की रिस्पेक्ट करते हैं, लिहाजा आप हमारे भी मामलात की रिस्पेक्ट करें हमारे बच्चों की तालीम के हवाले से। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि स्पेशली अल्बर्टा के अंदर जो है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 6 तक कुछ जो करिकुलम है, ख़ास तौर से सोशल स्टडीज़ का, उसमें जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हवाले से जो है वो मामलात ज़ेर बहस आए और उसके अंदर ये बात महसूस की गई पेरेंट्स की तरफ से कि जनाब उनके बच्चों को उनकी सवाबदीद के बगैर या उनकी अथॉरिटी या उनकी रिकमेंडेशन के बगैर उनके बच्चों को बगैर बताए तालीम दी जा रही है, जो कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जानने वालों में जूश से लेके क्रिश्चियनिटी से लेके मुस्लिम, हिंदू, सिख धर्म्स के अंदर जो है ना वो काबिल एतराज़ तस्वुर की जाती है। तो ये कैंपेन लॉन्च की गई और इसके तहत पिछले वीक में पूरे कनाडा भर में एक बहुत बड़े मिलियन मार्च नाम की कैंपेन का आगाज़ किया गया। कैलगरी के अंदर भी जो है इसमें हैरी हेल्थ बिल्डिंग के सामने मुजाहरे किए गए और इसी तरह से मैनिटोबा में, ऑटवा में, इवन ऑटवा के अंदर तो जो है जो LGBT ग्रुप्स है वो आमने सामने जो है वो अपने अपने मुजाहरे कर रहे थे, अपने अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे और लोगों ने इसको जो है जो मतलब गैर महसूस अंदाज में बिल्कुल ये इस प्रोटेस्ट किया कि हमारे बच्चों की तालीम को देना हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए, ना कि किसी एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के साथ होना चाहिए। तो दोनों के नुक्ता नज़र अपनी अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन जो बुनियादी तौर पे बात समझ में आती है जो है कनाडा जो बात लोगों ने महसूस की है कि बच्चों को जो तालीम दी जाए उनके अंदर उनके पेरेंट का कंसर्न ज़रूरी है, ना कि उनको बगैर बताए ये सारी सेक्सुअल एजुकेशन या जिसमें जो मशहूर ज़माना कुछ किताबें हैं वो जिसके अंदर इंतहाई जो ना काबिल एतराज़ तस्वीर हैं और जो हम ये कहें कि आप अपने सेक्स को जो है ना तब्दील कर सकते हैं और अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये वो मामला थे जो किसी भी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए काबिल कबूल नहीं है कनाडा में और वो उसको लिए अपने बच्चों के लिए ख़तरा महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने मुल्की सतह पे ये कैंपेन चलाई और उस पे अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। इसी तरह से जो LGBT ग्रुप्स हैं वो ये समझते हैं कि जी ये हमारे काम में रुकावट हैं, जैसे LGBT के हुकूक हैं तो जो है हमारे हुकूक को यानी LGBT ग्रुप्स के हुकूक को या उनके जो है उनको एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हुई, लेकिन अल्बर्टा के ख़ास तौर से गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जो यहाँ के मिनिस्टर थे एजुकेशन के निकोलाइडस, उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि जो फंडामेंटल राइट है वो पेरेंट्स का है और वो अपनी से कहें और उन्होंने एक ऑनलाइन सर्वे भी शुरू किया है कि जो अक्टूबर की गालिबन 22 तारीख से शुरू होगा और ये सारा प्रोसेस अगले साल 2024 तक जाके इसकी जो है कंप्लीट होगा और जो भी इसकी रिकमेंडेशन आएंगी अल्बर्टा गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उसको जो है ना उस पर अमल किया जाए और उसमें दोनों ग्रुपों की जो है ना राय का एहतराम किया जाएगा और एक ऐसा बैलेंस्ड जो है करिकुलम डेवलप किया जाए जिससे जो है किसी के जो मफादात को या जो उनके मामलात को नुकसान ना पहुँचे। तो स्पेशली अल्बर्टा के अंदर हुए, फिर मैनिटोबा की असेंबली के सामने जो है पेरेंट्स ने मुजाहरे किए या लीव आवर किड्स अलोन ग्रुप ने। तो ये बग़ैर ऐसा लग रहा था कि कोई क्लैश की सिचुएशन होगी, लेकिन
कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने, RCMPs ने, सिटी पुलिस ने बहुत अच्छे अंदाज में इन मामलों को हैंडल किया और एक जमहूरी अंदाज में दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने ख्यालात का, अपने अपने प्रोटेस्ट का इजहार किया, जो कि एक अच्छी एक्सरसाइज थी और जो अच्छे और पुरसुकून अंदाज में जो है अख्ताम पजीर हुई। शिखर साहब, मैं आपकी बात को आराम से सुना और बहुत ध्यान से उसको ग्रास्प करने की कोशिश की। मेरा सवाल सिर्फ एक है यहाँ पर कि ये जो करिकुलम है ये काफ़ी सालों से है और अभी से नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं उन पेरेंट्स से और उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कि इसका एहतराम करते हैं या इसके खिलाफ जाते हैं, कि कितना टाइम वो अपने बच्चों के साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं अपने घरों में। मेरे ख्याल से मैं आपके साथ बिल्कुल बात करूंगा इसके बारे में, आपका विचार लूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से आई कैन से 99% लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर अपने बच्चों से बिल्कुल बात नहीं करते। उसका रीज़न, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में जो इसके लिए क्यूरोसिटी है वो बच्चे पूरी करते हैं इंटरनेट से। मेरे ख्याल से 99% पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर कभी चाइल्ड लॉक नहीं लगाते, फिर जो उनके पास फ़ोन है, उनके पास लैपटॉप्स हैं, उनके पास आईपैड्स हैं जिसमें इंटरनेट लिस्ट चलता है। तो शिक्षा के अलावा जो बुक्स में है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस समय इंटरनेट पे अवेलेबल है उन चीज़ों को लेकर। लेकिन क्या पेरेंट्स, अगर हम कनाडा की बात करें तो क्या पेरेंट्स इतना टाइम बच्चों के साथ लगाते हैं जो उस एज में आते हैं जब उनकी टाइम, दिमागी जो ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें क्या है उनको सीखने के लिए, अगर ये सब चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, टीचर्स उनको समझाते हैं, तो क्या वो एक अच्छा भी नहीं है उनको डिसाइड करने के लिए कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि जो टीचर उनको समझाते हैं, लेकिन हमें हमें एक बैलेंस अप्रोच को वो करना चाहिए। ज़ाहिर है हम कनाडा जैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश या और किसी और मुल्क के कवानीन या ब्राज़ील के नहीं चलते, ज़ाहिर कनाडा के कवानीन चलेंगे। कनाडा एक जो है सबके लिए एक आज़ाद ख्यालात रखने वाला मुल्क है, लेकिन ये बात बहरहाल तयशुदा है कि जो बच्चों की जो एजुकेशन का जो इख्तियार है वो पेरेंट्स के पास होना चाहिए, उनकी चॉइस होनी चाहिए। और अब आप इसको ये देखें कि सर, मैं आपकी बात यहाँ पे एक बार और इंटरप्ट करूँगा। आपने कहा बच्चों के जो एजुकेशन के इख्तियार है वो माँ बाप के पास होने चाहिए, राइट? तो क्या पेरेंट्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरा बच्चा साइंस पढ़ेगा या सोशल स्टडीज पढ़ेगा, या उसको सिर्फ हम पंजाबी पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, उर्दू पढ़ाएं स्कूल में ले जाकर, कि उसको इंग्लिश में तरबियत दें? तो सर, अगर सब्जेक्ट्स या एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ अगर माँ बाप चाहते हैं कि वो चीज़ पढ़ानी चाहिए, तो फिर सभी के अपने अपने हिसाब से फिर सब वो होने चाहिए, करिकुलम होना चाहिए कि जी ये कम्युनिटी सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ेगी और करिकुलम इनके हिसाब से बनेगा, या ये कम्युनिटी जो है, नेशनलिटीज जो हैं, इस पे हम सिर्फ ये पढ़ाएंगे और ये लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन ये तो एक यूनिफॉर्म है ना, तो ये सब चीज़ें ठीक है। जो अगर आप बात करते हैं कि भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट या कोई भी बाहर मुल्कों से लोग आकर जो यहाँ पे सिटीजनशिप उन्होंने ली है, लेकिन यहाँ के लोग भी तो पढ़ रहे हैं उसको, वो चीज़ की प्रोटेस्ट वहाँ से तो कोई नहीं है, तो वाई अस? नहीं, इसकी मैं थोड़ी सी वो आपको और क्लैरिफाई करूँ। सारा इशू जो है वो है सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर। जी बिल्कुल, ठीक है। और ये जो अभी जहाँ अक्रॉस कनाडा जो मुजाहरे हुए हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, उसके अंदर तकरीबन सारी कम्युनिटीज़ के लोग नजर आए। इवन जो क्रिश्चियंस हैं, जो यहाँ की मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है पॉपुलेशन है, वो भी, उनको भी एतराज़ात हैं, उनको भी इस तरह की है कि इतनी अर्ली एज के अंदर, तो ये नहीं कि एजुकेशन कैसे दी जा रही है, कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये यहाँ किंडर गार्डन टू ग्रेड 6 तक की एजुकेशन के तक, कि जो बहुत प्री मेच्योर एज है स्टूडेंट्स के लिए, उनको सारी मालूमात बाहम पहुँचाई जा रही है और स्कूल के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रही है सारी इंफॉर्मेशन। तो बच्चों का जहन इस काबिल नहीं होता कि वो इन सारी चीज़ों को जो है ना मैनेज करके हज़म कर सके या डाइजेस्ट कर सके। लेकिन अगर ये बड़ी क्लासेस के अंदर होता है तो फिर तो कुछ समझ में बात आती है। तो 6 के बाद ठीक है, मतलब 6 के बाद वो ये वालिदैन का ये महसूस करना है कि ये
ये टू अर्ली है कि आप ग्रेड 6 के अंदर जो है वो किताबें, वो चीज़ें जो ग्रेड 12 में या ग्रेड 10 में पढ़नी चाहिए, वो आप इन एडवांस पढ़ा रहे हैं। तो जो जो वजह जो है जिसको कहें कि तनाज़े की, वो सिर्फ यही है एज अ कि जर्नलिस्ट, अगर आप किसी के ऊपर बाइस नहीं होते हैं शकील साहब, आप ये बताएं कि सेक्स एजुकेशन की क्या सही एज है? नहीं, ये तो ज़ाहिर है कोई जो अपनी फील्ड का मास्टर होगा वही बता सकेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर ये फील्ड का मास्टर बता सकता है, राइट, तो उसमें आप भी एक पेरेंट हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ, राइट, तो हम उस चीज को उस तरह से बात करें ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसी अंदाज कि में बात हम करें। एक स्पेशलिस्ट को लेकर आए और उनसे पूछें कि भाई साहब, बहन जी, आप ये बताएं कि ये एजुकेशन जो है उसकी मुहैया कराने की राइट एज बच्चे के लिए क्या है? ज़ाहिर है जो इसके एक्सपर्टीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ही ये अपनी इस पे दे सकते हैं। लेकिन एक सादा सी बात है कि अगर एक चीज़ इतनी छोटी उम्र के अंदर ये हम ये जो LGBT ग्रुप्स हैं, उनकी तालीम या उनके नज़रियात की मुखालफत नहीं कर रहे। एक सादा सी बात ये समझ में आती है कि इतनी अर्ली एज के अंदर आप ये सब कुछ किस तरह से एक बच्चे को जो है ना वो दिए जा रहे हैं, और इस तरह की किताबें उनको पढ़ने को दी जा रही हैं कि जिससे जो है ना उनको उस कच्चे जहन के अंदर वो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एक कंसर्न है वालिदैन का, और ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो पूरे कनाडा के अंदर है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके राइट को ओवर राइट कर रहे हैं जो LGBT वाले बात कर रहे हैं। कोई हमें ऐसी बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए कि जिसके अंदर जो है ना ये तय बात हो कि बजाय बच्चों के पेरेंट्स को उनको पता होना चाहिए कि ये है। और आप ये देखें कि यहाँ की जो भी सियासी जमातें हैं, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भी जो है ना ऐसा मिला जुला बयान दिया है कि वो दोनों को बैलेंस कर रहा है कि जो LGBT के राइट्स को भी वो कर रहा है, महफूज कर रहा है, और उन वालिदैन को जिनका कंसर्न है। इसी तरह से जो कंजर्वेटिव फेडरल पार्टी है, उसने भी ये इस बात को कहा है कि ये राइट सिर्फ वालिदैन का होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन को किस अंदाज में पढ़ाना चाहते हैं। और ये सारा झगड़ा सिर्फ इतनी छोटी सी एज का है, एक किंडरगार्टन से और ग्रेड 6 तक। मैं नहीं समझता कि कोई जो है बच्चा अगर आगे 6 साल में, 5 साल में या 4 साल में ये सारी चीज़ें सीख के अगर वो अपनी जो जिसको कहें कि अपनी जीन्स तब्दील करने के बारे में सोचे, तो वो जो ऑटोमेटिक लेजिटिमेट बन जाएगी, क्योंकि वो मेंटली शायद तैयार हो चुका है, वो किताबें देख के, तस्वीरें देख के या अपने लेक्चर सुन के, कि मैं जो ना जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये ज़ाहिर है ये माहिर तालीम और जो जो डॉक्टर्स हैं या जो इस शोबे से मुताल्लिकीन हैं, और ये गवर्नमेंट ने जो सर्वे करवाया वो भी इसी सिलसिले का हिस्सा है। एक क्लियर कट पिक्चर है। और जैसे आपने शुरू में कहा कि ज़ाहिर है ये जो करिकुलम बनाए गए, ये बहुत साल पहले बनाए गए, हमारे आपके बच्चे भी इन मरहलों से गुजर के आए हैं, और इसको बिल्कुल रिव्यू इसका होना चाहिए, जैसे सब चीज़ों पे या पॉलिसीज़ पे रिव्यू होता है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको बजाय मसले को हल करने के हम तनाज़ा नहीं बनाएं, इसको इस मसले के हल की तरफ हम जाएं जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। एक बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा शकील साहब, करिकुलम की हमने बात करी सेक्स एजुकेशन के ऊपर, और बहुत बड़ा अनरेस्ट मसला उठाया, एग्री, लेकिन ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है करिकुलम के अंदर। वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस बंद करें, माँ और बाप के जो डाइवोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं या बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, उसको बंद करा जाए। या फिर ऐसे मसले जो कि ग्रैंड पेरेंट्स के कितने केसेस यहाँ पर आते हैं जहाँ पर यंगस्टर्स ग्रैंड पेरेंट्स को मारते हैं और अपनी एक तरह से अपनी ताकत दिखाई जाती है, वो एजुकेशन कहाँ से आती है? मैं इसका देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल देखिए, क्या ये चीजें घर से शुरू नहीं होती? क्या ये सब चीजों को हमें करिकुलम में नहीं डालना चाहिए कि माँ बाप की, पेरेंट्स की इज्जत होनी चाहिए, या बच्चों को हमारे अपने पर्सनल झगड़ों से दूर रखना चाहिए, या अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से खुश नहीं है, डाइवोर्स ले रहे हैं, तो बच्चों के क्या इख्तियार होने चाहिए, ये सब भी करिकुलम में डालना चाहिए फिर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कैनेडियन जो सोसाइटी है या जो वेस्ट की सोसाइटी है, उसका जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बिजनेस प्लान के तौर पर डेवलप किया गया है कि घर में अगर 2 बंदे हैं या 4 हैं, तो वो 4 के 4 काम करेंगे। जब वो 4 काम करेंगे तो इकॉनमी में अपना रोल प्ले करेंगे। इसी वजह से जो है जो दोनों वालिदैन अगर इस सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को आते हैं, वो बच्चों को अपना टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ना वो आपस में उनमें नाइतफाकी शुरू होती है, जो बढ़ बढ़ के लड़ाई झगड़े में तब्दील होती है। वो अल्टीमेटली उसका असर बच्चों पे जाता है, या वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो उनके साथ रह रहे होते हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं।
फिर साथ साथ ये जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, मसला वहाँ पे आता है जहाँ अब बदकिस्मती से हम जो हमारी जो टॉलरेंस है ना वो हो गई है ख़त्म, ना वो मर्दों में रही है, ना वो औरतों में रही है, ना वो बहनों में रही है, ना भाइयों में रही है। वो हुआ कोई सोसाइटी हो, ख़ासतौर से यहाँ पे जब एक 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की जॉब करके बंदा आता है तो वो उसको अपना बिस्तर नज़र आ रहा होता है, ठीक है, मैं जाके सोऊं फिर सुबह मशीन की तरह दोबारा ना, उस वो सिर्फ ले दे के वीकेंड के ऊपर बहुत थोड़ी सी फैमिलीज ऐसी हैं, मैंने खुद देखा है, आपका अपना तजर्बा होगा। इवन ये तो घरेलू मामलात को छोड़ें कि कभी 2 या 3 महीने में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उस तक अटेंड नहीं करने जाते हैं, सिर्फ इस वजह अटेंड से उनके पास टाइम नहीं है बच्चों से कि पूछने का कि उनका दिन कैसा रहा, जी उनके स्कूल में क्या हुआ। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें ज़ाहिर है अगर हम हेल्दी इन्वायरमेंट, और बहुत सारे घर हम ऐसे भी जानते हैं बहुत अच्छे अंदाज में डेवलप हो रहे हैं, बहुत अच्छी फैमिली रेज हो रही हैं, और वो गोरों में भी हैं, वो हमारे में भी हैं, दूसरों में भी हैं। तो ये डिपेंड करता है वो फैमिली मेंबर से, फादर मदर, कि अपनी फैमिली को कैसे रेस करना चाहते हैं। देखिए, बिगाड़ आना को आप रोक नहीं सकते, लेकिन बिगाड़ से बचाव के तरीके आपके पास हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं तो हम जो काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्यों प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते। अगर हमारे हमारे माशरे में देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस कितना बढ़ गया है, हमारे माशरे में देखा गया है डिवोर्स रेट कितना बढ़ गया है, हमारे माशरे में देखा गया है इनटॉलरेंस एक दूसरे के लिए कितनी बढ़ गई है, हमारे माशरे में देखा गया है आज की डेट में कितने लोग जो कि नए आ रहे हैं, दूसरे प्रोविंसेस से आ रहे हैं या नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके कितने मसले हैं, क्या उसके बारे में कोई बात होती है। रोड रेज, हर दूसरे दिन झगड़े, हर एक दूसरे के साथ लड़ाई गाली गलौज, क्या उसके बारे में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि हाँ वो उनके साथ नहीं हो रहा है। हाँ जिस दिन अपने घर में आग लगती है ना सर, उस दिन पता लगता है कि फायर ब्रिगेड का नंबर हमारे पास सबसे ऊपर सेव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और जाहिर है ये छोटी छोटी बातें जो है ना यही बड़े बड़े फसानों को और जो है ना झगड़ों को जन्म देती हैं। हमें सबसे पहले इन छोटी छोटी बातों पे तवज्जो देनी चाहिए, और सबसे पहले अगर हम खुद सुधार अपने अंदर लेके आएंगे तो फिर सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। बदकिस्मती से हम लोग खुद सुधरने पर राजी नहीं है अपने घर में सुधार लाने के लिए, और हम चले हैं दुनिया को सुधारने के लिए। तो ये बिल्कुल जो अदम बर्दाश्त का जो रवैया है वो हम सब के अंदर मजमूई तौर पर सरायत कर गया, हुआ ख्वाह रोड रेज हो या सुबह या 4 बजे सुबह के हॉर्न हॉकिंग करने का हो। हॉकिंग तो यहाँ पर ऐसी हो गई है सर जैसे हम लोग अब लाहौर या दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो मतलब कि लोग अपने आप को और स्पेशली गाड़ियों का शीशे काले कर कर उसको एक हाई स्पीड में धुआं निकालना गाड़ियों के चक्करों के साथ एक बहुत बड़ा फैशन हो गया। तो ये सब जो है या तो लोग जो है शुगल के तौर पे करते हैं, जिसको कहते हैं फन के तौर पे, या ये है कि वो अपनी जो उनका फ्रस्ट्रेशन है उसको निकाल रहे होते हैं। शकील भाई, मुझे लगता है कि यहाँ के जो लॉज है ना वो हमारे मुल्कों से थोड़े डिफरेंट है, तो लोग उनका फायदा उठाते हैं। वरना अभी तक तो अगर कोई ऐसा हमारे मुल्क में हो उसकी चक्री बना के पुलिस वालों ने उड़ा दिया होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना, देखें अगर गाड़ी गए तो अगर गाड़ी ऐसी दिखे कि भैया वो अननेसेसरी वो कर रहा है, टेंटेड किए हुए हैं, टेंटेड किए हुए हैं, तो वहां तो वो इतनी बदतमीजी बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, चाहे उनका अपना वे ऑफ गलत है, लेकिन हाँ यहाँ पर उसको पुलिस की और गवर्नमेंट की या हमारे जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहाँ के जो लूप होल्स हैं, वहाँ पे ये लोग उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, जो भी कवानीन बनाए जाते हैं वो एक लंबे मुद्दत के लिए बनाए जाते हैं। और मैं सॉरी आपसे यहाँ पे एक और बात याद आई, अभी जब टोरंटो में या ब्रैम्पटन में और वैंकूवर में किस्सा बीच में आया था कि जहाँ पर वो जो स्टूडेंट्स थे वो पुलिस के सामने आके खड़े हो गए और उनको इंटिमिडेट कर रहे थे, क्या हम कभी सोच सकते हैं हमारे मुल्कों में ऐसा कोई कर सकता है? उनको मोर बना के ना उन्होंने जेल में डाल दिया होता अभी तक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ज़ाहिर कवानीन में नरमी है या इतनी लचक है और या इतना लेंदी प्रोसेस है कि वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। मुजरिम जो होते हैं यहाँ पे जो जेलों में पड़े होते हैं या जेलों तक पहुँचने में उनको इतना टाइम लग जाता है, तो वो उसकी कमी उसमें जो है ना हर जगह रिफॉर्म्स की अब ज़रूरत है। देखें, ये जो कनाडा मौजूदा कनाडा है, ये इसमें जो भी कवानीन बने हुए हैं, ज़ाहिर है ये 30 35 25 साल में पहले के बने हुए या 40 साल पहले के बने, और टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स या उसमें मॉडिफाई होता मेरे ख्याल रहता से है। अब हमें सख्त कवानीन की जरूरत है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि ये जो कानून थे इन लोगों को पता नहीं था कि इनको कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं लोग। हाँ बाहर से लोगों ने आकर इसको तोड़ मरोड़ दिया है जी और अपने हिसाब से उसका फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है आपकी। और दूसरा ये कि जब आप
जब आप किसी उसके अंदर लचक पैदा रखेंगे तो लोग उसमें से अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, हुआ वो मुजरिम हो या आम आदमी हो। और आमतौर पे हमने देखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कनाडा के कवानीन बड़े फ्लेक्सिबल हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पूरी जो सोसाइटी हमारी कैनेडियन या वेस्ट की, वो गुड फेथ पे जो है ना डेवलप की गई है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है, वो सच है। इसलिए जो है ना उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है, वो एक हद तक तो सही थी कि जब एक आबादी आपकी यहाँ पे कम थी या यहाँ पे जो है ना क्राइम कम थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कवानीन अगर तब्दील नहीं है और उनमें सख्तियाँ नहीं आए, तो वो जो कवानीन जो 30, 25, 50 साल पहले बने हुए हैं वो बिल्कुल बेसूद हो जाते हैं। हमें आपके इल्म में है कि सिर्फ मुजरिम को जो है कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए बाजों का जो है ना पुलिस को एक एक महीना 1.5 महीना इंतजार करना पड़ता है सिर्फ फर्स्ट हियरिंग के लिए। तो एवरेज में कहा जाता है कि 36 डेज हैं पूरे कनाडा के अंदर कि जहाँ मुस्लिम की जो पहली पेशी है, वह फर्स्ट हियरिंग जिसको कहते हैं। इंतहाई इमरजेंसी केसेस में तो चलें वो एक हफ्ते के अंदर पेश कर देते हैं, लेकिन एक रूटीन के मामला के अंदर तो ये कवानीन में लचक है या उसमें खामी है। मेरा ख्याल है हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे जो असम्बलीज़ में बैठे हैं, फेडरल या प्रोविंशियली या टेरिटोरियल जो असम्बलीज़ हैं, उनको जो है अब इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। और हम देखते हैं कि पिछले कुछ गालिबन 7 से 8 साल के अरसे में दौरान ट्रैफिक के कवानीन के अंदर बहुत जो है जुर्माने बड़ी तेज़ी के साथ बढ़े हैं और सख्त कवानीन उसमें आए हैं। शकील भाई, आप ठीक। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सख्त कानून क्या है अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, राइट। आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि रोज के कितने केसेस आते हैं और उसमें से कितने केसेस इमिग्रेंट्स के हैं, जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं या पुराने जो जो यहाँ के बशिंदे नहीं हैं, उनके कितने केसेस हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो कि एक क्राइम माना जाता है कि आप ड्रंक होकर गाड़ी नहीं चला सकते, लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल, तो वो ये कवानीन की नरमी है ना, हमें बिल्कुल इसकी जो है आज जैसे शायद हमारे प्रोग्राम के दौरान मिकी एमरी जो लॉ मिनिस्टर है हमारे, उनकी जो मीडिया राउंड टेबल भी थी और उन्हें सख्त तरीन और उनसे मैं उनको मैं जरूर अपने इस मंच पे लेके आऊंगा और उनसे गुजारिश करी जाएगी कि ये कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसमें बिल्कुल सख्त चेंज आना चाहिए, ड्रास्टिक चेंज आएगी और सख्त तरीन कवानीन होंगे, जब भी शायद जो आसानी के साथ इस पर काबू पाया जा सकता। अदरवाइज जो देखें, अभी पिछले दिनों हम एक बात किसी प्रोग्राम में हो रही थी कि जी कैलगरी के अंदर जो ट्रैफिक के जो चालान है या जो टिकट्स मिलते हैं वो बहुत तेज़ी से, ख़ास तौर से जो है वो एयरपोर्ट रेल के आसपास जो है ना, वो जो लोग बाहर से आते हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हो या ट्रैवलर हो या टूरिस्ट हो, वो रेंट ए कार करके जो है वो तो जो है उनको जो है ना फ़ौरन टिकट मिल जाता है। तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। मैंने कहा कि बात यह है कि हर मुल्क का एक कानून होता है, हर सूबे का, एक शहर का एक कानून। अब मैं अगर न्यू दिल्ली जाऊंगा या मैं जो है कोलंबो जाऊंगा तो मुझे वहाँ के कवानीन की पाबंदी करनी है। ठीक है कि वहाँ पे जो स्पीड पोस्टेड लिमिट है, ऐसा तो नहीं हम किसी को अलाउ कर सकते कि कोई कनाडा आए और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट वो लाइसेंस लेके आए और वो जहाँ पे 60 की स्पीड है वहाँ पे 80 पे चला रहा हो, अगर पुलिस उसको टिकट नहीं दे तो क्या करे। हमें तो उस लैंड ऑफ की जगह जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे पाबंदी करनी चाहिए। और हमने देखा अभी ओंटारियो के अंदर जो है जो इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं टूरिस्ट वीज़े पे, उनको वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप 1 साल तक इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक आदमी ने दुबई में गाड़ी चलाई हुई है, वो आगे कनाडा या टोरंटो, दुबई फिर भी लेफ्ट ड्राइव, हाँ ठीक है। अगर आप दूसरी कंट्रीज ले लें जहां पर इवन इंग्लैंड हाँ राइट हैंड ड्राइव है, ऑस्ट्रेलिया राइट हैंड ड्राइव है, न्यूजीलैंड राइट हैंड ड्राइव है, इंडिया तो पाकिस्तान सब हर राइट हैंड ड्राइव है, वो ये कैसे चला लेंगे यहाँ गाड़ी। बिल्कुल, तो ये कवानीन होने चाहिए। और देखें, जब हमें आपको या जिसको भी टिकट मिलता है या खिलाफ वर्जी करता है, वो उसको सारी ज़िंदगी याद रखता है, उससे सीखता है, कोशिश करता है कि अगली दफ़ा उससे वो गलती ना हो। ठीक है, अनजाने में हो जाए एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के वो दोबारा उस स्कूल जोन में अगर वो 30 की स्पीड है सारा दिन में, सुबह से लेके जो हमारा सनसेट होने तक, ठीक है, अगर मुझे या आपको या किसी भी बंदे को मिलता है, वो हमेशा याद रखता है कि नहीं यार, मुझे ये टिकट मिला था, मुझे ये चलाना है। अभी एक अलग बात है कि वो उसका जहन कहीं और हो, बेख्याली में, लेकिन जानबूझ के दोबारा का, तो ये इसका एक फ़ायदा भी है। हाँ, अगर किसी को जो है ज़बरदस्ती या ये कहें कि बाज़ औक़ात जो है ना चाहते हुए भी जो है वो टिकट मिल जाए, और ऐसे कई ऐसे केसेस हुए हैं। मैं आपको अपनी एक मिसाल दूँ कि मुझे एक दफ़ा जो है मेमोरियल ड्राइव के ऊपर जो टिकट मिला, और जो है वो 55 उसने जो मुझे लिख के दिया, 50 स्पीड थी उस पर्टिकुलर सेक्शन में,
तो उसने मुझे जो ना वो रडार के ज़रिए रोक के टिकट दिया और उस पे लिखा है तुम्हारी 55 थी। तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बता कहा कि भई ये जो है 60 तक तो 59 तक अलाउएबल होती है। उसने कहा नहीं मैंने तो आपको टिकट देना है। तो मुझे बहरहाल बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उनकी अपील की और उन्होंने जो है ना इसको रियलाइज़ किया, उन्होंने वो मेरा टिकट माफ़ कर दिया। ऑनलाइन जाके मैंने अपील की कि जी मेरी ये मैंने अपना टिकट लगाया कि 55 जो है और यानी कि 60 के अंदर है, तो केसेस पूछ जाए। लेकिन अगर मैं वो 50 की स्पीड में 70 पे चला रहा हूँ, मुझे $200-250 मिले, वो मेरे लिए जायज़ है, क्योंकि मैंने गलती की है और आइंदा मैं कभी उस पर्टिकुलर अब मैं जब भी आप जब भी उस मुकाम से गुजरते हैं याद रखते हैं। देखिए कवानीन की नरमी से हमेशा नुकसान होता है। ये कवानीन सख्त होते हैं तो जो है आप उसका फ़ायदा होता है और हम बहुत सारे एक्सीडेंट से बहुत सारे मामला से बच जाते हैं। हमें देखिए यहाँ भी जो स्पीड लिमिट इन्होंने 30 बनाई है या 50 है या 100 है या 110 है, जिधर ये बहुत रिसर्च के बाद बनाई गई है। इनको पता है कि अगर 30 पे अगर आप ब्रेक मारेंगे या कोई बंदा मरेगा नहीं, आपकी बचत हो सकती है। हाईवे पे 100 या 110 है या 120 है ओंटारियो के अंदर, इन्हें पता है कि इतनी स्पीड के ऊपर अगर बंदा जो है बच सकता है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा चलाएगा तभी नुकसान हुआ और वो हुआ रोल ओवर हुआ। बहरहाल कहने का मतलब यही है शकील भाई कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाए जाते हैं लोगों की सहूलत सुरक्षा के के लिए, लिए, बस हिफाजत सहूदियों के की लिए। सहूलत के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से अब टाइम है कि इसकी इन इसको इसको तब्दील होने का टाइम आ बिल्कुल चुका बिल्कुल है, इसमें ड्रास्टिक तब्दीलियां आनी चाहिए। क्योंकि इस समय जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चला रहे हैं, बिल्कुल जो शायद कि गलत है बिल्कुल। जो बिल्कुल गलत है। हम जिस कंट्री से आए हैं उस कंट्री में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं उसको हमें भूल जाना है। हमें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बिल्कुल चलना है। ये नहीं है कि उससे सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं, बाकी सबका भी नुकसान है। पिछले कुछ टाइम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से जो कि एक इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे थे, उनकी वजह से बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें जानो माल की लोगों की जाने गई हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि हम जो भी प्रोटेस्ट या कुछ भी करना चाहते हैं वो सोच समझ कर करें, बिकॉज अगेन ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। शकील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए और एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि आप इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं तो आपके जो वर्ड्स हैं बहुत मायने रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए आज। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम दोबारा अपने लोगों के साथ अपने लिस्नर के साथ शेयर करेंगे। बिफोर वी एंड टुडेज कन्वर्सेशन क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कि देखें जहाँ हम रहते हैं हमें उस सूबे के उस शहर के कवानीन के उस मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। ये एक बेहतर शहरी होने की अलामत है और हमेशा जो है हम उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं जो हमारी सहूलत के लिए बनाए गए। हम कभी अपनी जो अपनी सोच है कभी दूसरे के ऊपर गालिब ना आने दें और हर उस चीज़ का ये जो कवानीन है जैसे आपने कहा कि सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ये हमारी बेहतरी के लिए बनाए गए और इसको इनको बनाने वाले जो थे ये इन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस काम में लगाई। लेकिन अगर अब हम उस पर अमल नहीं करते तो हम उसके नुकसान भी उठाते हैं कि हम अपने आप को भी नुकसान में डालते हैं और दूसरों की जानो माल की भी जो है हम मुश्किलात के अंदर शिकार कर देते हैं। तो पैगाम सिर्फ यही है कि आप जहाँ रहें वहाँ के कवानीन को फॉलो करें और अपनी और दूसरों की हिफाजत करें। यही सबसे बड़ा पैगाम है। जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें और संयम बनाए रखें, यूनिटी बनाए रखें। बहुत इस समय बहुत वॉलेटाइल टाइम चल रहा है, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको यही गुजारिश है कि सारे समुदाय में आप ज़रूर एकता बना के रखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो उससे हम दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी मैसेज के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप देख रहे हैं पंजाबी नेशनल टेलीविजन प्रोग्राम कैलगरी फोकस। उम्मीद आपकी कोशिश हमारी। टेक केयर एंड थैंक यू।